लंबे समय से बीजेपी दक्षिण भारत में कमल खिलाने की तैयारी में है। आपको याद दिला दूं 2024 का चुनाव, एक तरफ राम मंदिर जब बन रहा था अयोध्या में, तो प्रधानमंत्री ने वो पूरी संस्कृति को फॉलो किया जो रामायण काल में हुई, कि कैसे उन्होंने तमिलनाडु में भी जाकर रामेश्वरम में पूजा अर्चना की, शिवलिंग पे जल चलाया। वैसे ही वो उत्तर भारत के अलग अलग मंदिरों में गए, फिर वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत आते थे, तो उन्होंने वो संस्कृति को जोड़ने की कोशिश की। नतीजा नहीं आया, लेकिन भाजपा निरंतर वो करती रहेगी जब तक नतीजे या कमल नहीं खिल जाता। तो अब बात हम कर रहे थे दक्षिण भारत में कमल खिलाने की, तो मुमकिन है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष दक्षिण भारत से हो। जहां तक मेरी जानकारी है कि अगर दक्षिण भारत से बीजेपी ने अध्यक्ष चुना तो वो फिर ब्राह्मण समाज से होगा और संस्कृति, पूजा पाठ, हिंदुत्व के उस वेवलेंथ पर जोड़ने की कोशिश होगी। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर दक्षिण भारत को बीजेपी को जोड़ना है तो बीजेपी को जो बैरियर है, चाहे वो लैंग्वेज का हो या अपनेपन का हो या अपनी लोकल कनेक्ट का हो, वो भी तोड़ना होगा। इसीलिए उत्तर भारत में भले ही वो रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी इसको दूर कर रही है, लेकिन वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों के मदद से ही वो लैंग्वेज बैरियर, संगठन का बैरियर, लोकल चेहरे का बैरियर दूर कर पाए। तो अब ये माना जा रहा है कि अध्यक्ष अगर चुना गया दक्षिण भारत से तो वो ब्राह्मण समाज का हो। खैर, बीजेपी की इस टू डू लिस्ट में अध्यक्ष का चुनाव तो बस रिक्त स्थान की पूर्ति सरीखा ही है। अध्यक्ष उत्तर से बने या दक्षिण से, दलित समुदाय से बने या फिर ब्राह्मण समाज से, मोदी शाह के मिशन में अध्यक्ष की टू डू लिस्ट अभी से रेडी हो चुकी है कि उनको क्या क्या करना है। जैसे ही बनेंगे उनके हाथ में लिस्ट होगी कि भैया प्रवास पे चलिए, और उस प्रवास के दौर पे आपको क्या करना है उसकी टू डू लिस्ट रेडी। तो क्या है बीजेपी के अगले अध्यक्ष की टू डू लिस्ट और बीजेपी का अगले अध्यक्ष का प्लान या उनकी जिम्मेदारियां क्या कुछ होंगी, आइए उसे भी समझ लें। सबसे पहले तो बीजेपी के अगले अध्यक्ष पर जिम्मेदारी होगी विपक्षी पार्टियों के लिए परिवारवाद के नैरेटिव को घर घर तक पहुंचाना। दक्षिण भारत में जन जन तक बीजेपी को एक राष्ट्रवाद पार्टी बताना, क्योंकि दक्षिण भारत में बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाना। बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा उठाकर ममता बनर्जी को एंटी हिंदू, एंटी नेशनलिस्ट साबित करना या प्रो मुस्लिम साबित करना। केरला में ईसाई समुदाय को अपने साथ लाना, और बिहार में ओबीसी दलित वोटर्स के बीच बीजेपी की पकड़ को मजबूत करना। अब ये होगा कैसे, आइए वो भी बात कर लेते हैं। अब दिल्ली में रेखा गुप्ता की ताजपोशी को अगर आप सिर्फ इस नजरिए से मत देखिए कि मोदी शाह ने राजस्थान की तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन से उठाकर किसी नेता या विधायक को, पहली बार के विधायक को सीएम की कुर्सी तक पहुंचा दिया। ये नैरेटिव पहले था कि कार्यकर्ताओं में से जो मेहनत करते हैं संगठन के प्रति, उनको बनाना है। लेकिन मोदी शाह के युग में ऐसे कई चौंकाने वाले फैसले होते हैं, जैसे मनोहर लाल खट्टर के हरियाणा में पहली बार सीएम बनने से लेकर मराठी अस्मिता वाले महाराष्ट्र में ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने तक, और फिर आदिवासी बाहुल्य झारखंड में रघुवर दास को सीएम बनाना। मोदी शाह के फैसलों ने कई बार पार्टी को और कार्यकर्ताओं को चौंकाया है, यहां तक कि सीनियर नेताओं को भी। लेकिन दिल्ली में रेखा गुप्ता की ताजपोशी के मायने बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण मायना है। अब देखिए, प्रवेश वर्मा हर लिहाज से रेखा गुप्ता से रेस में आगे थे। वो सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने जीवन भर में दिल्ली की राजनीति को देखा है अपने पिताजी के जरिए। विधानसभा चुनाव में उन्होंने फ्रंट से दिल्ली में चुनाव को लीड किया और अरविंद केजरीवाल को उनकी सीट पर 4000 से भी ज्यादा वोटों से हराया। लेकिन जिस एक वजह से उनका नंबर कटा, वो था प्रवेश का साहिब सिंह वर्मा का बेटा होना। परिवारवाद। जी बिल्कुल सही सुना आप। रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी ने सिर्फ बिहार में वैश्य समुदाय को संदेश नहीं दिया, या फिर अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो भी वैश्य समाज से थे, उनके समर्थकों को नहीं दिया, या फिर बिहार की महिला वोटर्स को अपने साथ लाने की कोशिश के साथ साथ और भी कुछ, बल्कि सीएम पद के लिए प्रवेश वर्मा का टिकट काटकर बीजेपी ने आने वाले दिनों की लड़ाई के लिए मोर्चाबंदी कर दी है कि भाजपा परिवारवाद को नहीं मानती। क्योंकि अगर प्रवेश वर्मा होते तो परिवारवाद का जो ये नैरेटिव है वो पूरी तरीके से
सेट नहीं हो पाता, कुछ डाइल्यूट हो जाता।